मैं काफी बेवकूफ हूं, कोई वास्तविक आधार नहीं है और उसे कंट्रोल करना आसान है। वह बाहर अपने अफेयर्स जारी रख सकती थी, मुझसे हरा टोपी पहनवा सकती थी। वह बाहर हवा में पतंग की तरह ऊंची उड़ान भर रही थी, पैसे बटोर रही थी जबकि अन्य पुरुषों के साथ आनंद ले रही थी। सोफिया, तुम वास्तव में घृणित हो, एक शैतान, सबसे शातिर पत्नी। मैं बिल्कुल भी उसे आसानी से माफ नहीं कर सकता था। अगर सोफिया अभी भी पीसफुल डिवोर्स के लिए मना करती तो मैं इस बड़े मुद्दे को और भी बड़ा बना देता, और भी ज्यादा पैसों की डिमांड करता, फिर न्यूयॉर्क छोड़ देता, कहीं ऐसी जगह चला जाता जहां कोई मुझे ना जानता हो और अपनी मर्जी की लाइफ जीता। खाना खाते समय मुझे हॉस्पिटल डायरेक्टर का एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें मुझे आज दोपहर हॉस्पिटल वापस आने के लिए कहा गया था ताकि मैं एक थ्योरेटिकल मेडिकल नॉलेज एग्जाम दे सकूं और डेविड सॉन्ग के बगल में बैठ सकूं ताकि मैं उसे चीटिंग में हेल्प कर सकूं। वे मुझे फिर से यूज करना चाहते थे। मैंने रिप्लाई किया, कौन सा मेडिकल थ्योरी एग्जाम? डायरेक्टर ने कहा कि यह हॉस्पिटल का एक सरप्राइज डिसीजन है। मैंने थोड़ी पूछताछ की। इस एग्जाम के रिजल्ट्स इस राउंड के टाइटल एप्लीकेशंस को प्रभावित कर सकते थे। डेविड सॉन्ग ने मुझसे कहा, मैंने बहुत समय से किताबें नहीं छुई हैं, मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं है, मुझे इस बार फिर से तुम पर रिलाई करना होगा। मैंने स्कॉफ किया, तुम्हारी एकेडमिक्स बहुत टेरिबल हैं, लेकिन तुम दूसरों पर म्यूचिंग करना पसंद करते हो, तुम्हें बहुत पहले ही फायर हो जाना चाहिए था। समय और लोकेशन के बारे में पूछने के बाद मैंने बातचीत खत्म की और खाना जारी रखा। अचानक मैंने एक सर्वर को पुकारते हुए सुना, क्या यहां कोई डॉक्टर है? क्या यहां कोई डॉक्टर है? मैंने चारों ओर देखा, किसी को जवाब देते हुए नहीं देखा, तो मैंने अपना हाथ उठाया। मैं काउंटी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर हूं, क्या बात है? सर्वर ने मुझसे कहा, क्या आप कृपया आकर देख सकते हैं? यहां क्या हुआ है? एक बच्चा चौक कर रहा है। मैंने अर्जेंटली कहा, मुझे अभी वहां ले चलो। प्राइवेट रूम में मैंने 8 साल के एक लड़के को देखा जो गिर गया था और उसे सांस लेने में डिफिकल्टी के साइन दिख रहे थे। यह बहुत डेंजरस था। उसके बगल में एक बड़ी महिला और एक छोटी महिला थी, दोनों पैनिक कर रही थीं और उनके पास कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं थे। मैंने उसे ब्रीफली एग्जामिन किया, फिर हेमलेस मैन्यूअर परफॉर्म किया जिससे बच्चे ने फंसा हुआ खाना बाहर निकाल दिया। वह एक मीट बॉल था। उसके बाद बच्चा स्मूथली सांस ले सकता था। मैंने एक और चेक किया और फिर छोटी महिला को बताया, वह अब ठीक है, लेकिन उसका अस्थमा अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप उसे डिटेल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाएं। असल में बच्चे की कंडीशन को देखते हुए आपको उसे अभी ले जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। देरी न करें। उस युवा महिला ने देखा कि मेरा एग्जामिनेशन कितना प्रोफेशनल था। फर्स्ट को मैंने कैसे तुरंत बच्चे की क्रॉनिक कंडीशन को आइडेंटिफाई किया और मेरे हैंडसम अपीयरेंस के साथ मिलकर उसे लगा कि मैं बहुत ट्रस्टवर्दी हूं। वह मेरा फोन नंबर लेना चाहती थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो फोन उसने बाहर निकाला था वह कस्टम मेड था, कीमती पत्थरों से सजा हुआ था और उसके कपड़े भी बहुत हाई एंड थे। ये कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं थी। इस तरह के रेस्टोरेंट में इस तरह के बच्चे को लाने वाला कोई व्यक्ति बहुत अनयूजुअल था। मैंने एक नंबर बना दिया, फिर महिला से और कुछ न कहने को कहा। महिला के धन्यवाद में मैंने कंफर्टेबल फील किया और मेरी सेल्फ वर्थ वैलिडेट हुई, जैसे कि मेरी इनहेरेंट वैल्यू को पहचाना जा रहा हो। मेडिसिन मेरी आजीविका थी। मुझे सोफिया के अरेंजमेंट्स को फॉलो करने की क्या जरूरत थी, एक फेक फैमिली पे इतने साल बर्बाद करना? मेडिसिन एक्यूमुलेशन और सेटलिंग की एक प्रोसेस है। मेरी मेडिकल स्किल्स छोड़ी नहीं गई थीं या कम नहीं हुई थीं। सोफिया को छोड़ने के बाद मैं अभी भी बहुत अच्छी तरह से जी सकता था। इस रिफ्लेक्शन के बाद मेरी भूख खत्म हो गई, इसलिए मैं एग्जाम देने के लिए हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। मैंने डेविड सॉन्ग के साथ कोई एसोसिएशन नहीं रखा। टेस्ट देने वाले लगभग सभी लोग हॉस्पिटल से थे। मुझे यह थोड़ा स्ट्रेंज लगा, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैंने जल्दी से एग्जाम खत्म किया और चला गया। उस शाम नाह ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उसे कमरे में आने दिया और सीधे पूछा, सोफिया ने अब तक चीजें सोच ली होंगी, है ना? मुझे मत बताओ कि वह अभी भी स्टबर्न बनी हुई है। नाह ने आह भरी। जैक्सन, दरअसल सोफिया तुमसे बहुत प्यार करती है। वह तुम्हें डिवोर्स देने का मन नहीं बना सकती। मैंने भौहें सिकोड़ी। वह क्या कर रही है? नाह ने जल्दी से कहा। जैक्सन, जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो। सोफिया की पोजीशन बहुत हाई है और प्रेशर इनॉर्मस है। हर एक पल वह कॉरपोरेशन में हजारों हजारों लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका मतलब है हजारों हजारों परिवार और उन इंडस्ट्रीज के साथ जिनसे कॉरपोरेशन जुड़ा है। हम न्यूयॉर्क में लाखों लोगों की बात कर रहे हैं। उसे उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। इसलिए भले ही सोफिया एक महिला है, वह किसी ऑर्डिनरी छोटी महिला की तरह नहीं हो सकती जो केवल रोमांटिक फीलिंग्स और बच्चों के बारे में चिंता करती है। बेशक
मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबली बता सकती हूं, वो तुमसे प्यार करती है, तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करती है। मैंने नाह से ठंडे होकर कहा, तुम फंडामेंटली नहीं समझती कि उसने मेरे साथ क्या किया है। ये ग्रैंड राइटियस वर्ड सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें मुझसे दोबारा कभी मत कहना। नाह ने कहा, ठीक है, तो चलो सोफिया के बारे में बात नहीं करते, चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। नीना ने मेरी हॉस्पिटल हिस्ट्री का रिकॉर्ड निकाला। जैक्सन, तुम अभी सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट फिजिशियन हो, है ना? अगर तुम सोफिया को डिवोर्स देते हो तो तुम्हें अपनी करियर प्लानिंग और फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, और तुम्हें अभी भी चाइल्ड सपोर्ट पे करना होगा। मैंने पूछा, कौन सा चाइल्ड सपोर्ट? नाह ने कहा, तुम और सोफिया के अभी भी 2 बच्चे हैं। डिवोर्स के बाद सोफिया स्वाभाविक रूप से तुम्हें कस्टडी नहीं देगी, और कोर्ट भी इसे सपोर्ट नहीं करेगा। अगर सोफिया उन्हें पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो उनके पिता के रूप में तुम्हें अभी भी बच्चों के लिए प्रोवाइड करना होगा। सोफिया के हाउस होल्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार तुम्हें शायद महीने में 10 से 20 हजार पे करने होंगे। मैंने गहरी सांस ली। नीना, मेरे और सोफिया के बीच के मुद्दे हमारे मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक आउटसाइडर जो कुछ नहीं जानता, उसे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे एक फ्रेंड के रूप में बात कर रही हो तो मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर तुम सोफिया की लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो तुम डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट करती हो। ना, मैं प्लेंटिफ हूं, हमें नहीं मिलना चाहिए। मैंने नाह के वर्ड्स में थ्रेट सुना। पूरी तरह नॉनसेंस। दूसरी और तीसरी बेटियां मेरी हैं ही नहीं, और वह चाहती है कि मैं चाइल्ड सपोर्ट पे करूं। मैंने सोफिया को कॉल किया। उसने जवाब देने में कुछ समय लिया। उसके एंड पर एनवायरनमेंट बहुत नॉइजी था। मैं दोस्तों के साथ बिजनेस डिस्कस कर रहा हूं, मैं तुम्हें पिक करूंगा और थोड़ी देर में घर ले आऊंगा। मैंने ठंडी हंसी हंसी। सोफिया, मैं तुम्हारे साथ पीसफुल डिवोर्स चाहता था। मैं तुम्हारे पैसे नहीं लेने वाला था, लेकिन तुमने नाहा को यह बताने के लिए भेजा कि डिवोर्स के बाद मुझे तुम्हें चाइल्ड सपोर्ट में 30,000 प्रति माह पे करने होंगे। ठीक है, तो चलो फीलिंग्स की बात नहीं करते, चलो सिर्फ पैसों की बात करते हैं। मैं सिर्फ डिवोर्स की डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं कंपनसेशन की भी डिमांड कर रहा हूं। $300 मिलियन। दूसरी तरफ सोफिया ने मॉक करते हुए हंसी। 300 मिलियन, ये काफी बड़ा बिजनेस डील है। फोन रखने से पहले मैंने सोफिया की तरफ एक मिडिल एज्ड आदमी को उससे पूछते हुए सुना कि 300 मिलियन की डील क्या थी। क्या 300 मिलियन बहुत ज्यादा है? अगर मैं मैरिटल एसेट्स का आधा डिमांड करता तो उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं होता। मैं अपनी पत्नी की पर्सनैलिटी जानता था। अगर मैं उससे पैसे चाहता था तो जब तक वो अपनी मर्जी से नहीं देती, मुझे एक पैसा भी नहीं मिलता। अन्यथा उससे 300 मिलियन प्राप्त करना आसमान तक पहुंचने से ज्यादा कठिन था। लेकिन यह उसे डिवोर्स के लिए एग्री कराने की एक स्ट्रेटजी भी थी। मुझे विश्वास है कि मैरिज बनाम पैसों का सामना करने पर वह पैसों को चुनेगी। उस रात मुझे सोफिया का कॉल आया। उसने मुझे तुरंत घर आने को कहा। मेरे इनकार करने के बाद होटल स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के उल्लंघन की पेनल्टी लेकर आया। फिर मुझे चेकआउट करने के लिए कहा। मैंने होटल के एंट्रेंस पर सोफिया को देखा। उसने कहा, कोई भी होटल तुम्हें रहने नहीं देगा। तुम अभी भी घर नहीं आओगे। तुम खुद को ह्यूमिलिएट कब तक करना चाहते हो? मेरा चेहरा डार्क हो गया। सोफिया, क्या यह तुम्हारी करतूत है? सोफिया ने कहा, बिल्कुल। कोई भी होटल जिसमें थोड़ी भी क्लास है, उनके पीछे के ओनर्स मुझे फेस देते हैं। मैंने पहले ही उन्हें ग्रीट कर दिया है। तो तुम किसी भी होटल में नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ घर चलना होगा। घर पर कितना कंफर्टेबल होगा, यहां बाहर खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। मैंने हंसी। सोफिया, तुम्हारे पास वाकई पैसे हैं, लेकिन तुम एक हाथ से आसमान को कवर नहीं कर सकती। तुम जो अभी कर रही हो वह मुझे तुमसे डिवोर्स कंपनसेशन की डिमांड करने के लिए और अधिक डिटरमाइंड बनाता है। इसके साथ ही मैं अपनी कार में बैठा और ड्राइव करके दूर चला गया। मैं कई अन्य बड़े होटलों में गया। निश्चित रूप से उनमें से किसी ने भी मुझे चेक इन नहीं करने दिया। मैंने अपने दिमाग में सोफिया को कोसा, फिर थोड़े लोअर टियर होटल में रहने चला गया। सोमवार की सुबह मैं सीधे कोर्ट हाउस गया, अपना लॉ सूट और सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी पर डिवोर्स के लिए मुकदमा किया। कोर्ट हाउस छोड़कर मैं हॉस्पिटल लौटा और सीधे डायरेक्टर को ढूंढने गया, क्योंकि डायरेक्टर का मेरे ससुर के साथ अच्छा रिश्ता था। मैं डायरेक्टर को जो कुछ भी बताता वह जल्दी ही मेरे ससुर के कानों तक पहुंच जाता। मेरे पहुंचने पर डायरेक्टर बहुत खुश हुआ। जैक्सन, क्या तुमने अपने पर्सनल मैटर्स सॉर्ट आउट कर लिए हैं? मैं भी तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहता था। मैं सिर्फ डिवोर्स पर फोकस्ड था, इसलिए मैंने मना कर दिया। दरअसल इन पिछले कुछ दिनों में मैं सोफिया को डिवोर्स दे रहा हूं। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। मैं अभी काम पर नहीं आ सकता। डायरेक्टर शॉक्ड था, खासकर जब उसने देखा कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान भी गायब हो गई। अगर मैंने सही सुना तो तुमने अभी कहा तुम सोफिया को डिवोर्स देना चाहते हो? मैं पीछे नहीं हटा।
सीधे एडमिट किया और डायरेक्टर को बच्चों के डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स दिखाए। एक मेडिकली प्रोफिशिएंट हॉस्पिटल डायरेक्टर के रूप में उसने तुरंत टेस्ट से समस्या देख ली। इसलिए डायरेक्टर ने मुझे ज्यादा न सोचने के लिए कहा, तुम आराम करना जारी रख सकते हो। मुझे विदा करने के बाद उसने तुरंत थॉमस को फोन किया, फिर सीधे उसे ढूंढने गया। दोनों पुरुषों ने थोड़ी देर के लिए प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की। ये देखकर कि कोई आउटसाइडर मौजूद नहीं था, डायरेक्टर सीधे मुद्दे पर आया। तुम्हारे दामाद ने मुझसे फिर से छुट्टी मांगी और इस बार यह डिवोर्स प्रोसीजर्स के लिए है। क्या मुझे उसे सीधे फायर कर देना चाहिए या किसी सबोर्डिनेट पोजीशन पर डिमोट कर देना चाहिए, या तुम्हारे पास कोई और इंस्ट्रक्शंस हैं? थॉमस ने स्कॉफ किया। वह अनग्रेटफुल कमीना फैमिली की डर्टी लॉन्ड्री एयर कर रहा है। क्या उसे डर नहीं है कि लोग उस पर हंसेंगे? डायरेक्टर ने भी कुछ नहीं छिपाया। जो टेस्ट रिजल्ट्स मैंने उसे दिए थे उन्हें निकालकर थॉमस को सौंप दिए। ये उसने मुझे दिया है। जैक्सन का पॉइंट यह है कि चूंकि सोफिया के पास कोई बेहतर है तो उसे उसे उसकी फ्रीडम दे देनी चाहिए। थॉमस ने देखा कि ये फिर से टेस्ट रिजल्ट्स थे और तुरंत उन्हें फाड़ दिया। उन्हें एक गेंद में क्रम्पल कर दिया और दूर फेंक दिया। यह फेक है। उस अनग्रेटफुल कमीने पर विश्वास मत करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। डायरेक्टर सहमत होने की हिम्मत नहीं कर सका। इतने सालों तक जैक्सन का टेम्परामेंट स्टेबल रहा है। उसके काम में कभी एरर्स नहीं हुए हैं और उसने कभी कुछ फौज नहीं किया है। अगर उसने केवल डिवोर्स पाने के लिए टेस्ट रिजल्ट्स फैब्रिकेट किए होते तो वह सुसाइड होता। वह परिणामों को सहन नहीं कर सकता था। इसलिए उस समय मुझे लगा कि ये रिजल्ट्स इन्वेस्टिगेशन का सामना कर सकते हैं। यह सुनकर थॉमस चुप हो गया, क्योंकि अगर यह सच था तो समस्या काफी बड़ी थी। उसकी बेटी की समस्या काफी बड़ी थी। थॉमस ने माथे पर बल डाला और पूछा, डायरेक्टर लियांग, क्या जैक्सन ने तुम्हें कुछ और दिया? क्या उसने तुमसे कुछ और कहा? डायरेक्टर ने कहा कि उसने मुझे सिर्फ ये डीएनए टेस्ट दिया है, केवल डिवोर्स के कारण के रूप में इसका उल्लेख किया, मुझसे उसे इस मामले को संभालने के लिए समय देने के लिए कहा। एक बार यह रिजॉल्व हो जाने के बाद वह हॉस्पिटल लौट आएगा। ऐसा लगता है कि वह पहले ही मुकदमा दायर करने के लिए कोर्ट जा चुका है। वह सोफिया को डिवोर्स देना चाहता है। थॉमस चौंक गया। क्या कोर्ट हाउस में मुकदमा दायर किया? क्या यह तबाही नहीं मचा रहा है? थॉमस ने तुरंत अपनी बेटी को फोन किया, उसे डिवोर्स केस को ब्लॉक करने के लिए कोर्ट हाउस जाने को कहा। उसे जो फीडबैक मिला वह यह था कि कॉरपोरेशन की नाह ने इसे पहले ही हैंडल कर लिया है। वह लॉ सूट पहले ही विथड्रॉ कर लिया गया था। उसने राहत की सांस ली। लेकिन थॉमस ने सोचा कि मैं कैसे एक और मुकदमा दायर कर सकता हूं और अगली बार अपीलेट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। केस विथड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा। फिर जिसने घंटी बांधी है उसे ही खोलना होगा। उसे मुझे ढूंढना था और स्पष्ट रूप से पूछना था कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर उसकी बेटी के स्कैंडल के कारण कॉरपोरेशन की स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट होती और बड़ा नुकसान होता, तो उसे कॉरपोरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए फिर से कदम उठाने पड़ते। उस पल में उसने कई चीजें सोचीं और डायरेक्टर को मुझे वहीं रखने के लिए कहा। मुझे हर जगह मुकदमे दायर नहीं करने दे सकता था। डायरेक्टर के पास एक तरीका था। आज दोपहर एक स्पेशल कंसल्टेशन था और उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। निकलने से पहले डायरेक्टर ने थॉमस से फिर कहा, थॉमस, अगर तुम जैक्सन को उसकी फ्रीडम नहीं दोगे तो उसे मुझे दे दो। मैं उसे अपना सक्सेसर बनने के लिए ट्रेन करूंगा। वह एक दुर्लभ टैलेंटेड डॉक्टर है। थॉमस ने ठंडे होकर कहा, तुम अभी भी ऐसे अनग्रेटफुल कमीने को ट्रेन करोगे? तुम्हारा सक्सेसर बनने के लिए? डायरेक्टर मुस्कुराया। मैं उसके पर्सनल अफेयर्स के बारे में नहीं पूछता, लेकिन मेडिकली वह अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसके साथ ही वह अपनी कार में बैठा और चला गया। थॉमस मुड़ा और तुरंत मुझे फोन किया। उसने मुझे उससे मिलने आने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। थॉमस भी चैन से नहीं बैठ सका। अपनी बेटी को कॉल करने के बाद वह सीधे कॉरपोरेशन गया। सीईओ के ऑफिस में वह अपनी बेटी से मिला और सीधे कहा, जैक्सन को यहां आने के लिए कहो। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि वह क्या करना चाहता है। मैंने उसे कॉल किया और वह नहीं आएगा। मैंने उसे टेक्स्ट किया और वह अभी भी नहीं आएगा। सोफिया ने कहा, मैं आज रात उसे ढूंढने जाऊंगी। सोफिया ने नाह को भी बुलाया। मैंने अभी जैक्सन से बात की है। वह मुझ पर फिर से मुकदमा करने के लिए डिटरमाइंड है। वह मुझे स्यू करने के लिए हर कोर्ट हाउस जाएगा। अगर न्यूयॉर्क केस नहीं सुनेगा तो वह वॉशिंगटन डीसी जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई काउंटर मेजर्स हैं? यह सुनकर थॉमस भारी आह भरी। जिसका हमें डर था वही हुआ है। नाह ने मेरे डिटर्मिनेशन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। अगर वह मुकदमा दायर करने के लिए अपीलेट और सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर होंगे और हम निश्चित रूप से अभी की तुलना में अधिक पैसिव पोजीशन में होंगे। सुश्री सुलिवन, इस समस्या की कुंजी वर्तमान टेस्ट कंक्लूजन्स के साथ बच्चों के टेस्ट रिजल्ट्स में निहित है। कोर्ट अभी भी जैक्सन का सपोर्ट करेगा।
सोफिया ने तुरंत कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वे साफ तौर पर मेरे और जैक्सन के बच्चे हैं। वे इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे? ये टेस्टिंग एजेंसीज क्या कर रही हैं? मैं उन पर मनमाने ढंग से ऐसे रिजल्ट्स जारी करने के लिए मुकदमा करूंगी। नीना ने सोफिया को रोक दिया। सुश्री सुलिवन, आप नहीं कर सकती। वह केवल हमें और अधिक पैसिव बना देगा। एक बार जब हम टेस्टिंग एजेंसी के पीछे जाएंगे तो यह बड़ी खबर बन जाएगी। और टेस्टिंग एजेंसी के कंक्लूजन्स में एरर रेट बहुत कम है, बहुत कम। एक बार जब वे मुकदमा हार जाते हैं तो कई अनफोर्सियन परिणाम होंगे। थॉमस ने कहा, मैं कॉरपोरेशन संभाल लूंगा। तुम पहले जैक्सन के साथ डिस्प्यूट डील करो। सोफिया द्वारा मेरा रिप्लाई मैसेज पढ़ने के बाद उसे तुरंत सिरदर्द हो गया, लेकिन उसने अपने पिता की बात सुनी। वह नाह को मुझे ढूंढने ले गई। कार में सोफिया ने नाह को चैट हिस्ट्री दिखाई। तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या चाहता है? नाह ने कहा, लिटरल मीनिंग यह है कि वह टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में हमसे बहस नहीं करेगा, बल्कि सीधे पैसों की डिमांड करेगा। यह उसका अल्टीमेट गोल हो सकता है। यह कहकर, सोफिया, क्या तुम निश्चित हो कि बच्चे उसके हैं? सोफिया ने कहा, तीनों बेटियां जैक्सन और मेरे लिए पैदा हुई थीं। जैक्सन के अलावा मेरा कोई अन्य पुरुष नहीं रहा है। जैक्सन के पास पैसे नहीं हो सकते, लेकिन मुझ में पैसों की कमी नहीं है। जैक्सन और मेरे साथ होने का मतलब पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं था। जैक्सन बुरा इंसान नहीं है। वह एक डॉक्टर भी है, परिवार की देखभाल कर सकता है और उसकी हेल्थ अच्छी है। मुझे चीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना अब इतना अनग्रेटफुल होगा। मैंने उसके लिए 3 बेटियों को जन्म दिया और वह मुझे डिवोर्स देना चाहता है और 300 मिलियन की डिमांड कर रहा है। ये कमीना मुझे पागल कर रहा है। सोफिया इतनी गुस्से में थी कि अगर मैं उसके बगल में होता तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह शायद मुझे मारने से खुद को नहीं रोक पाती। ना अभी टेस्ट रिजल्ट से थोड़ी कंफ्यूज थी। सोफिया ने कसम खाई कि यह टेस्टिंग एजेंसी की गलती होनी चाहिए। मेरे और जैक्सन के बच्चों को किसी और के साथ मेरा मानकर टेस्ट किया। इतनी लापरवाह गलतियां करना, मैं उन पर मुकदमा करूंगी। नाह ने कहा कि हमें अभी भी जैक्सन को ढूंढना चाहिए और प्यार से बात करनी चाहिए। नाह एक वकील थी। वह जुडिशियल एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी पर अधिक भरोसा करने की इच्छुक थी। कंक्लूजन, बच्चे जैक्सन के नहीं थे, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के साथ सोफिया के थे। लेकिन वह इतनी सीधे नहीं पूछ सकी। वे मुझे ढूंढने गए, लेकिन मैं उनसे नहीं मिला। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और वे व्यर्थ ही खोजते रहे। दरअसल मुझे डायरेक्टर द्वारा कंसल्टेशन के लिए दूसरे हॉस्पिटल में बुलाया गया था। मरीज 78 साल का व्यक्ति था, जिसकी स्टेटस एक्सट्रीमली स्पेशल थी। वॉशिंगटन डीसी का एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव, जिसका परिवार रिटायरमेंट के लिए अपने न्यूयॉर्क गृहनगर लौट आया था। लेकिन हाल ही में उसे गंभीर पेनलेस हेमेटिस, डिहाइड्रेशन, मसल स्पाजम्स और पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेल्योर की बीमारी हो गई थी। देश भर के शीर्ष अस्पतालों के एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स, न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध स्पेशलिस्ट्स के साथ, सभी उसका लगातार इलाज कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रिकवर करने में सक्षम नहीं था। मैं अंदर गया और अपने विचार प्रस्तुत करने की जल्दी नहीं की, क्योंकि अभी मेरी बोलने की बारी नहीं थी। मैंने बस चुपचाप मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया जो उन्होंने प्रदान किए थे। पहले समग्र समझ प्राप्त की। जब सब चुप हो गए तो मैंने डायरेक्टर के सामने अपनी बात रखी। डायरेक्टर भी मेरी सोच से हैरान था। यह पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन से मेल खा सकता था। इसलिए उसने तुरंत मुझे मौके पर बोलने के लिए कहा। मेरे शब्दों ने हजार लहरों की तरह लहरें पैदा की, क्योंकि जो तर्क मैंने प्रस्तुत किया था वह यह था कि बूढ़े आदमी को चलेरा था। अन्य डॉक्टर्स ने इस दिशा में सोचने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाया था। इसलिए हर कोई उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। सभी बीमारी पर रिसर्च करने लगे। पेशेंट्स ट्रीटमेंट टीम ने कई सवाल उठाए। यह देखकर कि मैंने कारण और सबूत के साथ जवाब दिया। उन्होंने हैजा बैक्टीरिया के लिए भी टेस्ट किया। उस शाम लैब स्टाफ ने रैपिड टेस्टिंग चैनल्स के माध्यम से पुष्टि की कि यह हैजा बैक्टीरिया था। सबने राहत की सांस ली और इस लंबे कंसल्टेशन को समाप्त किया। परिवार के अनुरोध पर मैं बूढ़े आदमी के इलाज में भाग लेने के लिए वॉशिंगटन डीसी जाऊंगा। मैंने काम के कारणों का हवाला देते हुए मना कर दिया। दरअसल मुख्य कारण यह था कि मुझे सोफिया के साथ वैवाहिक संकट को संभालने के लिए न्यूयॉर्क में रहने की जरूरत थी। भोज के बाद मैं होटल लौट आया। मैंने अभी अभी नहाना खत्म किया था जब मैंने सोफिया को रूम कार्ड स्वाइप करते देखा। अगर मैंने सिक्योरिटी चेन नहीं लगाई होती तो सोफिया सीधे अंदर आ सकती थी। सोफिया ने कहा, पूरा दिन गायब, मेरे साथ लुकाछिपी खेल रहे हो। दरवाजा खोलो, चलो ब्रेकअप मनी के बारे में बात करते हैं। मैंने सोफिया को अंदर आने दिया। मैंने तौलिए से अपने बाल सुखाए। सोफिया, तुम्हें दिनों पहले सहमत हो जाना चाहिए था, तब तक तुम अब तक फ्री हो जाती। मेरी उम्मीदों से परे। सोफिया ने अपने कपड़े उतारे और मेरे बिस्तर पर लेट गई। मैंने माथे पर बल डाला। तुम क्या कर रही हो?
सोफिया ने हल्का मुस्कुराया। क्या यह स्पष्ट नहीं है? अगर तुम मेरे पैसे चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा। तुम्हें बस मेरी अच्छी सेवा करने की जरूरत है। 300 मिलियन मत कहो, मैं तुम्हें 500 मिलियन दूंगी। और भी, मैं तुम्हें खुद को और अपनी पूरी फॉर्च्यून दे सकती हूं, सब कुछ तुम्हें। अब से मैं तुम्हारी बेबी बनूंगी। अब यहां आओ, मुझे जीतो और तुम सब कुछ जीत जाओगे। इस बार मैं गफलत में पकड़ा गया। मैंने सोफिया को देखा। मैं उसकी आंखों में चिढ़ देख सकता था, लेकिन मेरे साथ सोने की एक वास्तविक इच्छा भी। सोफिया की भौहों और आंखों से एक कामुक वसंत की गर्मी निकली। मैं हिल गया। पिछली बार मैं नशे में था और होटल में लड़खड़ा गया था। उसके साथ एक बार सो गया था। उस दिन से अब तक कुछ कई दिन हो चुके थे। मेरे शरीर में निश्चित रूप से क्रेविंग्स थीं। लेकिन सोफिया, तुमने चीट किया। तुम्हारा शरीर गंदा है, मैं तुम्हें फिर से टच नहीं करूंगा, मैंने ठंडे होकर कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूं। मैंने पहले ही अपीलेट कोर्ट को एक एक्सप्रेस पैकेज भेज दिया है। जैसे ही वे इसे एक्सेप्ट करेंगे, हमें अभी भी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स से गुजरना होगा। अगर अपीलेट कोर्ट का निर्णय काम नहीं करता तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगी। सोफिया ने मुझे घूर कर देखा। जैक्सन, मुझे धमकी देने के लिए डिवोर्स का इस्तेमाल करना बंद करो। मुझे वाकई गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं अब इतनी अच्छी स्वभाव वाली नहीं रहूंगी। मैंने ठंडी हंसी हंसी। सोफिया, तुम्हें स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। तुम किसी और के नाजायज बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई और मुझसे 15 साल तक उसे पालने के लिए कहा। अब जब तुम एक्सपोज हो गई हो तो तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे अच्छे स्वभाव के लिए तुम्हारा आभारी रहूं। इसलिए मुझे तुम्हारे नाजायज बच्चों को पालने में मदद करना जारी रखना चाहिए। इतना अनुचित मत बनो। सोफिया ने गुस्से में सीधे मेरी तरफ एक तकिया फेंका। क्या यह बात करने का कोई तरीका है? वेनेसा और 3 लड़कियां तुम्हारी बेटियां हैं। 100% तुम्हारी बेटियां। तुम अपनी बेटियों के बारे में इस तरह बात करते हो? क्या तुम पिता बनने के योग्य भी हो? अब मुझसे माफी मांगो, फिर मेरे साथ घर चलो। इस बकवास को और मत करो। मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे हंसी आ गई। क्या तुम बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो, या तुम वास्तव में बेवकूफ हो? मैंने डीएनए टेस्ट कराए हैं। पुष्टि की कि वेनेसा मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। यह अप्रत्यक्ष रूप से साबित करता है कि तुमने चीट किया। सोफिया, तुमने चीट किया। तुमने मुझे धोखा दिया। हमें बिल्कुल डिवोर्स लेना चाहिए। मैंने स्पष्ट रूप से और जोर से, शब्द दर शब्द बोला। सोफिया और भी गुस्से में हो गई। 3 वाक्यों के भीतर डिवोर्स के बारे में बात किए बिना बातचीत भी नहीं कर सकती। जैक्सन, तुम बहुत बड़े कमीने हो। मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूं। मैं मर सकती हूं। सोफिया इतनी गुस्से में थी कि उसकी सारी रुचि खत्म हो गई। वह उठी, अपने कपड़े पहने और बाहर जाते समय दरवाजा पटक दिया। मेरा मूड, जो बहुत शांत था, उसके प्रकोप से कुछ हद तक हिल गया था। भीतर से एक अकथनीय उदासी उमड़ पड़ी। यह झूठी इस बिंदु पर भी अभी भी उन भयानक चीजों को स्वीकार नहीं करेगी जो उसने की थीं, और अभी भी मुझे धोखा देना चाहती थी। सोफिया, तुम वास्तव में बहुत ज्यादा हो। शांत होने से पहले मैंने लगातार 2 सिगरेट पी। अगले दिन मैं अभी भी होटल में था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी 3 बेटियां आ गई थीं। इसने मुझे बहुत शॉक्ड किया। वे यहां कैसे आईं? मेरी सबसे छोटी बेटी कुछ नहीं समझती थी, मुझे गले लगाती थी, बार बार डैडी डैडी कह रही थी, बहुत खुश दिख रही थी। मेरी दूसरी बेटी उत्सुकता से इधर उधर देख रही थी। मेरी सबसे बड़ी बेटी वेनेसा ने अपनी भावनाओं को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। एक तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ उसने अपने हाथ से अपनी नाक ढकी और सीधे आलोचना की। जैक्सन, तुम दयनीय हो। तुम्हारे पास घर है, लेकिन वापस नहीं जाओगे। तुम इस गंदे बिखरे हुए ढेर में रह रहे हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और तुम सिगरेट भी पी रहे हो। मैं मां को बता रही हूं, और वह निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम मर चुके हो। अगर ये पुराने दिन होते तो मैंने अपनी सबसे बड़ी बेटी के अनादर को प्यारा और स्नेही माना होता। अपनी बेटी के साथ दोस्त होना जनरेशन गैप को कम कर सकता था। बातचीत बहुत कंफर्टेबल होगी। लेकिन डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स जानने के बाद मेरी समझ अलग थी। अगर वह मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है तो वह मेरे करीब नहीं होगी और मेरा सम्मान भी नहीं करेगी। मेरी सबसे बड़ी बेटी की विद्रोही पर्सनालिटी निर्दयी और अनैतिक थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी डायरेक्टर ने फोन किया और मुझे हॉस्पिटल आने को कहा। यह कल के कॉलर एक मरीज से संबंधित था। एक विचार मेरे दिमाग में आया। मुझे पहले निकलने का कोई कारण नहीं मिला था, इसलिए मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया और फोन काट दिया। मैंने अपनी सबसे बड़ी बेटी से कहा कि मुझे काम के लिए हॉस्पिटल जाना है। मेरे पास तुम्हें देखने का समय नहीं है। अपनी बहनों को घर ले जाओ। मेरी सबसे बड़ी बेटी इस लो टियर होटल को देखकर और भी ज्यादा अपमानित महसूस कर रही थी। मैं यहां एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती।
मैं भी यहां नहीं आना चाहती थी, लेकिन हर मैजेस्टी ने फरमाना जारी किया है, अगर हम डैड को घर नहीं लाते तो हम भी घर नहीं जा सकते। जैक्सन, एक डिसेंट इंसान बनो, हमारे साथ घर चलो। मेरी दूसरी बेटी ग्रेस ने भी सहमति में सिर हिलाया। वैनेसा सही कह रही है, माँ वास्तव में गुस्से में है। अगर डैड घर नहीं आते तो हम तीनों डैड के पीछे पीछे आएंगे। डैड जहां जाएंगे हम वहां जाएंगे। डैड जो खाएंगे हम वो खाएंगे। अगर डैड एक दिन भी घर नहीं जाते तो हम भी घर नहीं जा सकती। ये माँ के ऑर्डर्स हैं। उसने बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ये कहा। मैं बता सकता था कि वह सच कह रही थी। मेरी सबसे छोटी बेटी ने पहले ही अपने जूते उतार दिए थे और बिस्तर पर कूद रही थी। अगर हम घर नहीं जाते तो हम नहीं जाएंगे। मुझे डैडी के साथ रहना पसंद है। मैंने माथे पर बल डाला। ये सोफिया की घृणित चाल थी, मेरी बेटियों का इस्तेमाल करके मेरे पेरेंटल अफेक्शन और सहानुभूति को ट्रिगर करना। ठीक है, तो मुझे दोष मत देना। मैंने अपना सामान पैक किया और अपनी दूसरी और सबसे छोटी बेटी से कहा कि पहले कमरे में रहें। मैं एलिवेटर में अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ नीचे जाऊंगी। मैंने पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी से पूछा, तुम सब यहां कैसे आई? उसने कहा, मां हमें लेकर आई हैं। उसने हमें यहां छोड़ा और तुरंत चली गई। अगर तुम हमारे साथ घर नहीं आओगे तो कुछ बुरा मत सोचना। घर पर बैठी हर मेजेस्टी हमें नहीं छोड़ेंगी। कृपया सही काम करो और हमारे साथ घर चलो। मैंने उसे गौर से घूरा। वेनेसा, क्या तुम जानती हो कि मैं घर क्यों नहीं जाऊंगा? उसने कहा, इतने सालों से हर मेजेस्टी द्वारा सप्रेस किए जाने के बाद तुम थोड़ा रिबेल करना चाहते हो। मैं समझ गई। इस बार तुमने काफी रिबेल कर लिया है। हमने देख लिया है कि तुम्हें इससे क्या हासिल हुआ है। बस अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो और जल्दी से हमारे साथ घर चलो। मैंने दोस्तों के साथ काफी पहले प्लान बनाए थे। अगर मुझे तुम्हें लेने नहीं आना पड़ता तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर होती। इसलिए मुझे और परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हारा साइड भी नहीं लूंगी। मैंने उससे कहा, तुम अब हाई स्कूल में हो, लगभग 16 साल की हो। तुम बेसिकली एक एडल्ट हो। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। वेनेसा, मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे रहा हूं, इसलिए मैं घर नहीं आऊंगा। यह सुनकर वेनेसा पूरी तरह शॉक्ड थी। डिवोर्स? जैक्सन, क्या तुम सीरियस हो? अगर तुम ऐसी बात करोगे और माँ को पता चला तो वह तुम्हें फाड़ कर रख देंगी। मैंने कहा, तुम्हारी माँ को पहले ही पता है, उन्हें लंबे समय से पता है। सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी पता है। डिवोर्स बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। तुम्हारी माँ को बस साइन करने की जरूरत है और उनका और मेरा अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। वैनेसा समझ नहीं पाई। तुम वाकई डिवोर्स दे रहे हो? क्यों? मैंने कहा, तुम्हारी वजह से। वैनेसा का चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। जैक्सन, तुम्हारे और माँ के बीच के झगड़े का मुझसे क्या लेना देना है? तुम मुझ पर गंदा पानी नहीं फेंक सकते। रुको, जैक्सन, क्या तुमने बाहर किसी महिला के साथ चीट किया और माँ ने तुम्हें पकड़ लिया? माँ की डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के साथ वह निश्चित रूप से तुम्हें माफ नहीं करेंगी। जरूर यही बात है। वैनेसा ने तुरंत इस कारण के बारे में सोचा, क्योंकि उसके दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच कुछ के पेरेंट्स का डिवोर्स इसलिए हुआ था क्योंकि पिता ने चीट किया था और सभी तरह की अस्वीकार्य चीजें की थीं, जिससे आक्रोश पैदा हुआ, जिससे कपल के पास डिवोर्स के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और अब उसके खुद के माता पिता डिवोर्स देने वाले थे। निश्चित रूप से एक समान ड्रामेटिक स्क्रिप्ट थी। मैंने एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकाली और अपनी सबसे बड़ी बेटी को सौंप दी। पिछली बार जब तुमने मुझसे कार खरीदने के लिए पैसे मांगे थे तो मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं थे, तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं। सच साबित करता है कि तुम सही थी। हमारा कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं है। सोफिया ने तुम्हारे लिए एक और पिता का इंतजाम किया है। वह तुम्हारा असली पिता है। खत्म।